हमारी लड़ाई यहां से शुरू होती है कि हम 2024 के चुनाव में इस दक्षिणपंथी ताकतों को, इस फांसीवादी भाजपा आरएसएस को किस तरह से सत्ता से बाहर कर सकें और इस फांसीवादी भाजपा आरएसएस के गैंग को, उस ब्राह्मणवादी जो तमाम तरह की साजिश है उसको खत्म किया जा सके, उसको सत्ता से बाहर। कि तुम मंदिर बनाओगे तो या तो तुम इसका हिसाब दोगे, नहीं तो इसके अंदर हमारी हिस्सेदारी होगी। मैं कहता हूं इस देश के अगड़ों को, ब्राह्मणवादियों को आरक्षण की जरूरत है। कहां? सफाई के काम में। तुम्हें सीवर में घुसकर काम करने के लिए आरक्षण की जरूरत है। तुम्हें आरक्षण की जरूरत है जब गाय भैंस मरती है उसका चमड़ा किस सफाई से काटा जाए, तुम्हें वहां पर आरक्षण की जरूरत है। अभी हमारा जो अगला सेशन है ये है हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर, और स्ट्रक्चर किस लिए है कि हमारा फ्यूचर टास्क क्या है उसके सवाल पे स्ट्रक्चर पे। और फ्यूचर टास्क में जब हम बात करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म, दो तरह के फ्यूचर टास्क की बात होती है। लॉन्ग टर्म का हमारा फ्यूचर टास्क है, जैसे साथी सुरजीत ने कहा, एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की। ये कोई मतलब सोशल जस्टिस ठीक है, एक फॉर द टाइम की लड़ाई है। सोशल जस्टिस एक तरह से हमेशा किसी न किसी रूप में, चाहे जेंडर का सवाल हो, चाहे सोशल सवाल हो, चाहे इकोनॉमिक सवाल हो, तो जस्टिस की लड़ाई हमेशा रहती है। मगर असली बात है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की। कुछ लोग उसे क्रांति भी कहते हैं, कुछ लोग उसे आमूलचूल परिवर्तन भी कहते हैं। तो लॉन्ग टर्म की लड़ाई है हमारी वही, और ये लड़ाई को हम किस तरह से हासिल करना चाहते हैं उसको हमने अपने डॉक्यूमेंट में जो मेंशन किया है उसका उल्लेख किया। सबसे पहली बात, इस दौर में हम जो खड़े हैं एक संक्रमण का दौर है, एक पूरी तरह से एक ट्रांजिशन का फेज है। मतलब हम इंडस्ट्रियल एज से इंफॉर्मेशन की एज की तरफ जा रहे हैं। अभी आप देखते हैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण कि आप चाहे पेमेंट की बात हो, लेन देन की बात हो, हर जगह डिजिटल है। आप चाहे पढ़ाई की बात हो, ऑनलाइन एजुकेशन डिजिटल है। सब कुछ पूरा तरह से डिजिटलाइजेशन उसका हो रहा है। मैं ये कहता हूं कि पूरा जो इकोनॉमी है, और पूरी जो मैं कहता हूं कि पूरा खाली इकोनॉमी नहीं है, हमारा सोशल सोसाइटी, हमारा कल्चर, पूरी तरह से उसके ऊपर आप जो आएंगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो रेवोल्यूशन है, हम बार बार कहते रहे हमारी सोशल जस्टिस की लड़ाई किस तरह से अलग होगी, किस तरह से अलग होगी पुरानी लड़ाई से। एक सबसे बड़ी बात कि अभी तक की जो लड़ाई थी उसने सोशल अवेयरनेस का काम किया सोसाइटी के अंदर। आज जब हम जाते हैं आदिवासी इलाकों के अंदर, हम देखते हैं इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि महिषासुर के अंदर अपनी जड़ें ढूंढते हैं, अपनी विरासत ढूंढते हैं और अपना एक नई तरह की संस्कृति की बात करते हैं, और वो दुर्गा के होने के ऊपर सवाल उठाते हैं। जब आप जाते हैं, मैं बहुत सालों से दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, जामिया, सब यूनिवर्सिटीज में मेरा इंटरेक्शन रहा है स्टूडेंट्स के साथ में, स्टूडेंट मूवमेंट में भी रहा हूं, यूथ मूवमेंट में भी रहा हूं। मगर मैं पहली बार देखता हूं इतिहास के अंदर कि दो तीन तरह की घटनाएं हैं जो लगातार हो रही। सबसे पहले कि ओबीसी अवेयरनेस जो है, माइक दे जाए, हो गया खाना, और दूसरी जो SC ST यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के अंदर जो एकता की बात की जा रही है। सबसे ज्यादा नौजवान तबके जो पूरी तरह से अवेयर है ओबीसी के सवालों को लेकर के वो कर रहे हैं। और इसके अलावा जो सबसे खास बात है, इतिहास में इतने जोर से पहली बार हमेशा से सुनी जाती रही है। पेरियार से हमने आवाज सुनी, हमने फूले से आवाज सुनी, बाबा साहेब अम्बेडकर से आवाज सुनी कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ। मगर जिस तरह का एक डिस्कोर्स अलग तरह का बना है अभी हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक तरह की मुहिम की शुरुआत हुई है, और एक साइलेंट वेव की तरह से है ये। और ये हम इतिहास में पहली बार देखते हैं। हम तमाम तरह की नेगेटिव चीजें देख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि दक्षिण पंथ का उभार है पूरी दुनिया के अंदर। ये मोदी कोई अकेला मोदी नहीं इस देश के अंदर। हम जो अमेरिका में जाते हैं, ट्रंप को मोदी की शक्ल में देखते हैं, हम पुतिन को भी उस तरह से देख सकते हैं। हम दुनिया के और देशों में जाते हैं, हंगरी में देखते हैं, विक्टर ऑर्बन सबसे बड़ा आइडियल है इस राइट विंग का। तो राइट विंग के होने और इसके उभरने के तमाम तरह के कारण है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। एक लंबी बहस का विषय है जिसके ऊपर आज हम नहीं जाना चाहेंगे। मगर जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो राइट विंग का उभार है, और ये रीस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है इस ब्राह्मणिज्म को, इस ब्राह्मणवाद को रीस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है।
और जिस तरह से वो कोशिश कर रहा है उसी तरह से उसके खिलाफ मुहिम भी तेज हो रही है, उसी तरह से उसके खिलाफ चर्चा भी हो रही है। मैं कहता हूं कि एक निर्णायक लड़ाई की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और जब लड़ाई की बात होती है, जैसे मैंने पहले कहा कि एक सोशल अवेयरनेस तो है, मगर अब सवाल है हिस्सेदारी का, और हिस्सेदारी से भी आगे सवाल है हकदारी का। क्या हम पिछड़े नहीं हैं, हम दलित नहीं हैं, हम वनवासी नहीं हैं, जैसे हमको कहते हैं ये लोग कि पिछड़े वो लोग जो बंजर जमीन के ऊपर खेती करके लोगों का पेट भर देते हैं, वो लोग जो पहाड़ काट कर नदियां और नहरें बनाते हैं, वो लोग जो लकड़ी से सामान पूरा समाज के काम आने वाला बनाते हैं, वो लोग जो लोहे को गला करके औजार बनाते हैं, वो लोग जो बहुत शानदार डिजाइन वाले कपड़े बनाते हैं, वो लोग जो बहुत खूबसूरत जूते बनाते हैं, क्या वो कभी पिछड़े हो सकते हैं? मैं कहता हूं वो पिछड़े नहीं, वो इस देश की उत्पादक शक्तियां। हम इसलिए उसको कहते हैं, कई लोग कह सकते हैं कि हम नई टर्म का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हम उनको कहते हैं वो मेजर प्रोडक्टिव क्लासेस हैं, वो प्रमुख उत्पादक वर्ग हैं इस देश के। और हमको पिछड़ा कौन कहता है? जो कभी कुछ नहीं करता, निकम्मा है, नाकारा है, और सिर्फ साजिश के तहत हमारे उत्पादों को, हमारी मेहनत को और हमारे तमाम तरह से मेहनत से कमाए सरमाए को लूटता है, वो अपने आप को अगड़ा कहते हैं। तो एक निर्णायक लड़ाई की नींव हम रखना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हमारी हकदारी चाहिए, हकदारी, हम 85 हैं तो 85 का हक चाहिए। कि 15-90% चीजों पर कब्जा नहीं कर सकते। आज हम हमारे सामने जो खड़ा हुआ है, हम उसमें से जवाब देखते हैं कि जवाब यही है हमारे सामने, क्या हो सकता है जवाब, विकल्प हमारे सामने यही है, क्या हो सकता है। आपके सामने कोई मेन स्ट्रीम मीडिया का आदमी यहां पर नहीं आया जो आपको कवर करे, आपकी खबर बनाए, मगर आपके पास ये वैकल्पिक मीडिया है। मैं कहता हूं ये जवाब है, हमारे पास हर क्षेत्र में जवाब है। हमारे पास एकेडमिक्स में जवाब हो सकता है कि हम अपना, अब भी नया जमाना शुरू है ऑनलाइन एजुकेशन का, तो क्या हम अपनी कोशिशों से उस तरह के इंस्टीट्यूशंस नहीं बना सकते? क्या हम अपनी कोशिशों से उस तरह की हिस्सेदारी नहीं ले सकते समाज के अंदर? हम आज कहते हैं कि हमें हमारा 85% हक चाहिए। और ये बात सिर्फ नौकरियों में आरक्षण की बात नहीं है। लोग समझते होंगे कि हम आरक्षण की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि नहीं, आरक्षण की बात नहीं है, केवल ये हिस्से की बात है, हमारे हक की बात है। और ये आरक्षण की बात भी हो तो उसमें कोई गलत नहीं। आरक्षण आज तक कहा जाता है, निशाना बनाया जाता है, चाहे वो ओबीसी हो, दलित हो, अनुसूचित जाति हो, उनको कहा जाता है कि ये योग्य नहीं है, इनमें मेरिट नहीं है, और ये आरक्षण के सहारे सरवाइव कर रहे हैं, परजीवी है। मैं कहता हूं कि आरक्षण हमारी जरूरत नहीं है, इस देश के जो वंचित तबके हैं उसकी जरूरत नहीं है, इस देश की जरूरत है आरक्षण। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बात को साझा करना चाहता हूं। आप दो देशों की तुलना कीजिए, एक अमेरिका की, एक हिंदुस्तान की। आप पाएंगे कि हमारा इतिहास, हम टाइम और स्पेस में कहीं बड़े हैं अमेरिका से, हमारा हजारों साल का इतिहास है, मगर हम फिर भी साइंस टेक्नोलॉजी में पिछड़े हुए क्यों? और अमेरिका जिसका कुछ सौ सालों का इतिहास है, उसके सामने हम खड़ा नहीं हो सकते, उसके सामने हम बात नहीं कर सकते साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और विकास के क्षेत्र में। कारण सीधा सीधा सा है कि वहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है, गोरे लोग, उन्होंने 17% कालों का शोषण किया, उन्हें कहा मौकों से बाहर किया, अवसरों से वंचित किया, तो उनकी गरीबी, उनकी भूख, उनका पिछड़ापन हमसे छोटा है। और इस देश के अंदर उससे एकदम उल्टा हुआ। 85% मेजॉरिटी का 15% ने शोषण किया, जुल्म किया, उनको अवसरों से बाहर किया, शिक्षा से बाहर किया, नौकरियों से बाहर किया। इसलिए हमारी गरीबी, हमारा पिछड़ापन, हमारी भूख उनसे बड़ी है। ये कारण है कि हम पिछड़े हैं, हम उनसे कमजोर हैं। यदि जो हमें मजबूत होना है, हमें बड़ा होना है, शक्तिशाली होना है और विकसित देश बनाना है, तो मैं कहता हूं एक समावेशी विकास की जरूरत है। और समावेशी विकास की जरूरत है, वो जिनको 85 लोगों को आपने बाहर रखा अवसरों से, उनको शामिल करना है उन अवसरों के अंदर, उनको आगे बैठाना है। मेरे दोस्त फूलचंद ने कहा कि हमें इंजन बनना है, डब्बा नहीं। जब हम इंजन की बात करते हैं,
विकास के इंजन की, तो विकास का इंजन इस दौर में क्या है? मैं फिर अपनी बात पर आता हूं। आईटी रेवोल्यूशन इस दौर में विकास का इंजन है, तो हमको हिस्सेदारी चाहिए। हमें लैंड रिफॉर्म्स की लड़ाई नहीं लड़नी, हमें आईटी सेक्टर के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर, हमें इंडस्ट्री के अंदर रेडिकल रिफॉर्म्स की बात करनी है। तुम स्टार्टअप बनाओगे तो हम कहेंगे कि हमको हिस्सेदारी चाहिए उस स्टार्टअप के अंदर। हमारे लिए अलग से प्रोविजन करो कि नए नए हमारे जो पेशे हैं, हमारे जो काम हैं, हमारी जो शिक्षा है, उसके हिसाब से हम स्टार्टअप बना सके। यदि जो आप बात करोगे इंडस्ट्री लगाने की, तो हमें उसके लिए अलग से हमारा हिस्सा चाहिए। हमें जितना हमारा हिस्सा वो चाहिए कि हम इंडस्ट्री लगा सके, इंडस्ट्रियलिस्ट बन सके। मैं कहता हूं कि यही हमारी लॉन्ग टर्म की लड़ाई है कि किस तरह से हम 85% जो इस देश की मेहनत की और इस देश की मेहनत से कमाए हुए सरमाए के असली मालिक हैं, वो किस तरह से असली मालिक बन सके। तो असली मालिकों की लड़ाई है आज जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो इसकी बात करते हैं, मगर जब हम कहते हैं शॉर्ट टर्म की बात, तो हम कहते हैं कि अगला चुनाव जो लोकसभा का होने वाला है, हमारी लड़ाई यहां से शुरू होती है कि हम 2024 के चुनाव में इस दक्षिणपंथी ताकतों को, इस फांसीवादी भाजपा आरएसएस को किस तरह से सत्ता से बाहर कर सकें। उसके लिए हमें आंदोलन जमीन पर ले जाना होगा, अपनी नई लड़ाई को जमीन पर ले जाना होगा और कोशिश करनी होगी कि किस तरह से देश की तमाम जो सेक्युलर ताकतें हैं, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, जो तमाम तरह के जो भी प्रगतिशील लोग हैं, जो हमारे इस एजेंडे के साथ में सहमत होते हैं, उनको कैसे लाया जाए एक साथ एक मंच पर और इस फांसीवादी भाजपा आरएसएस के गैंग को और उस ब्राह्मणवादी जो तमाम तरह की साजिश है उसको खत्म किया जा सके, उसको सत्ता से बाहर किया जा सके। उसके बाद ही हमारी असली लड़ाई लॉन्ग टर्म के लिए अलग से चलेगी। मैं कहता हूं कि आज जब हम स्ट्रक्चर की बात करने आए हैं, तो हम यहां पर 3 राज्यों के लोग हैं, विशेष तौर पर दिल्ली, यूपी और हरियाणा। आज हम 3 राज्यों की अलग अलग टीमें बना करके उन लोगों को जिम्मेदारी देंगे कि किस तरीके से इस आंदोलन को जमीन पर बिल्कुल नीचे तक, गांव तक, बस्तियों तक ले जाया जाए। इसके अलावा जैसे साथी सुरजीत सम्राट ने कहा कि वकीलों के बगैर, हमने इस बात पर पहले से चर्चा की और पहले से इसके ऊपर बात की कि वकीलों के बगैर और वकीलों के साथ होने के बगैर आप इस लड़ाई को मजबूती से नहीं लड़ सकते। हमने भीम आर्मी के आंदोलन में देखा, चंद्रशेखर की लड़ाई में देखा कि किस तरह से रोल प्ले किया, किस तरह से भूमिका इन लोगों ने निभाई, चाहे वो सुरजीत सम्राट हो, चाहे दूसरे लोग हों। किस तरह की इकोनॉमी है जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, जो हमारा भारतीय समाज की इकोनॉमी है, उसकी मैं बात करता हूं कि किस तरह से है। जब आप मंदिर की कल्पना करते हैं कि कोई मंदिर बनेगा किसी बस्ती में, आपको मालूम है सबसे पहले कौन आता है नींव खोदने के लिए? दलित अति पिछड़ा मजदूर। जब वो मंदिर को बनाने की बात होती, निर्माण की, कंस्ट्रक्शन की, कौन आता है? पिछड़ा, अति पिछड़ा। और जब उसके बाद बात होती है उसके अंदर मूर्ति रखने की, कौन बनाता है उसको? पिछड़ा। उसके बाद उसके अंदर प्रसाद आता है तो कौन बनाता है? किसान के खेत में जो तमाम तरह का अनाज पैदा होता है, उसके घर में दूध पैदा होता है, तो उसको बनाते हैं पिछड़े। और जब बात होती है मालिकाना हक की, तो पंडित जी आते हैं और लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी उससे कमाते हैं और खाते हैं। यही इंडियन इकोनॉमी है, इसी के ऊपर खड़ा हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था। हम इसको बदलना चाहते हैं। हम कहते हैं कि तुम मंदिर बनाओगे तो या तो तुम इसका हिसाब दोगे, नहीं तो इसके अंदर हमारी हिस्सेदारी होगी। इसके ट्रस्ट का, इसका जो चेयरमैन होगा, इसका मुखिया होगा, दलित होगा, पिछड़ा होगा या आदिवासी होगा। तुम लोग इससे कमा खा नहीं सकते। यहां पर बनने वाली जो दुकानें हैं तुम्हारी नहीं होंगी, इससे जो कमाई होती है वो तुम्हारी नहीं होगी, समाज की होगी। मैं कहता हूं कि हम इस धर्म को, इस आस्थाओं के बिजनेस को डेमोक्रेटिक करना चाहते हैं, इसका जनवादीकरण करना चाहते हैं। कि आप, हमारा नारा होगा जब हम उनके पास जाएंगे अपने मार्च को लेकर, हिसाब दो, जवाब दो, हमसे बताओ कि तुमने क्या कमाया और कैसे खाया और हमारा हिस्सा कहां गया। और नहीं तो फिर जवाब दो कि तुम क्यों इसके मालिक, तुम क्यों हमारी आस्थाओं के मालिक। यदि जो कावड़ियों की लाइन लगेगी तो पिछड़ा जाएगा, दलित जाएगा। यदि मंदिर में भीड़ बनेगी तो पिछड़ा जाएगा, दलित जाएगा। मगर जब चढ़ावा चढ़ेगा और उसको हड़पने का काम होगा तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था आएगी, ब्राह्मण आएगा। मैं कहता हूं कि आज इसको बदलने की जरूरत है, आज इसको बदलने की जरूरत है। यदि जो मंदिर हमारा है, आस्था हमारी है और ये पूरी
स्ट्रक्चर हमारा है, इकोनॉमी हमारी है, तो सारा हिस्सा भी हमारा होगा। हम 85 से कम पर कुछ नहीं मानने वाले। तुमने हमें 27% देकर बेवकूफ बनाया और उसको भी नहीं लेने दिया। अभी हमारे साथी ने एक ने कहा था कि किस तरह से 27% का, केसी पीपल साहब ने, कि 27% आरक्षण दिया 52% लोगों को, और ये तो 52% तो हम कहते हैं जो सबसे पहली जनगणना 1931 में हुई उसके आधार पर। अभी तो हम बात कर रहे हैं, अभी तो हम कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, अभी तो हम कह रहे हैं हमारी गिनती करो दोबारा से, हमें जाति के आधार पर गिनती करो, हम बताएंगे कि हम कितने हैं। यदि हम 60 होंगे तो हम तुमसे 60 मांगेंगे, यदि हम 55 होंगे तो हम 55 मांगेंगे, हम 85 होंगे 85 मांगेंगे, हम 86 होंगे 86 मांगेंगे। और रही तुम्हारी बात, तुमने कहा EWS की बात कि तुम्हें आरक्षण की जरूरत है। हाँ, तुम्हें आरक्षण की जरूरत है। मैं कहता हूं इस देश के अगलों को, ब्राह्मणवादियों को आरक्षण की जरूरत है। कहां? सफाई के काम में। तुम्हें सीवर में घुसकर काम करने के लिए आरक्षण की जरूरत है। तुम्हें आरक्षण की जरूरत है जब गाय भैंस मरती है उसका चमड़ा किस सफाई से काटा जाए, तुम्हें वहां पर आरक्षण की जरूरत है। जब तुम कहते हो कि आरक्षण की जरूरत है, मैं तुमसे कहता हूं, तुम हमें बताते हो मेरिट की बात, योग्यता की बात। मैं कहता हूं तुमसे किस तरह की योग्यता की बात। अरे एक नट का बच्चा एक बारीक रस्सी के ऊपर चलता है। हे ब्राह्मण, तुम इतने योग्य हो तो उस रस्सी पर चलकर दिखाओ। हे ब्राह्मण, तुम इतने योग्य हो तो किसी दलित के बनाए हुए जूते जैसा शानदार डिजाइन बना करके दिखाओ। हे ब्राह्मण, तुम इतने योग्य हो तो जाओ किसी जुल्हे के जैसा खूबसूरत कपड़ा बना करके दिखाओ। योग्यता यो है कि तुमने हमको जहां तक केला है हम वहां योग्य थे, हम वहां योग्य हैं। अब तुम्हारे कारोबार पर कब्जा करेंगे, हम अपनी योग्यता सिद्ध करेंगे, हम कहेंगे हम सबसे ज्यादा योग्य हैं, क्योंकि हम इस देश को, इस अर्थव्यवस्था को, इस दुनिया को चलाने वाले हैं। साथियों, यही हमारा लॉन्ग टर्म का एजेंडा है। जो हमारे साथी सुजीत सम्राट ने कहा, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, इस क्रांति की जरूरत है। इस क्रांति की नींव रखने नंबर कोई मायने नहीं रखता। मैं आपको गिनवाना नहीं चाहता लेनिन ने क्या किया, मैं आपको गिनवाना नहीं चाहता भगत सिंह ने क्या किया, मुट्ठी भर लोगों ने, मैं आपको गिनवाना नहीं चाहता चे गुवेरा ने क्या इनकलाब किया, अकेले खड़ा होकर अपनी हिम्मत और अपने हौसले के दम पर। मगर मैं आपसे कहता हूं हमारी तादाद उन लोगों से कहीं ज्यादा है। मैं आपसे कहता हूं हम पलट सकते हैं, न सिर्फ इस देश का, इस पूरी धरती का तख्ता पलट सकते हैं। और सत्ता हमारी होगी, और सत्ता हमारी होगी तभी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तभी सही क्रांति होगी, तभी हमारा हक हमको मिलेगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।